हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। झारखंड लोक सेवा आयोग खासकर लड़कियों के लिए होम साइंस पता है क्या होता है। लड़कियां होम साइंस ले लेती हैं अक्सर, हाँ लड़के भी लेते हैं। होम साइंस ले लेते हैं, उनको ये लगता है कि जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है, वही होम साइंस यहाँ भी आएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कह सकते कि बियॉन्ड आता है, बट चूंकि ये कंपटीशन का होम साइंस है ना, तो वो टेम्परामेंट के साथ आप यहाँ पे तैयारी नहीं कर सकते होम साइंस का। ये होम साइंस अलग हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे बहुत आप कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत अच्छे से आपको आंसर फ्रेम करना होता है, लिखना होता है। तो होम साइंस आपने ले तो लिया है, बट अगर उस टेम्परामेंट से लिया है कि हमने पहले कमाल कर दिया, इसमें भी कर देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी, इससे बचिएगा। हम लोग होम साइंस के सिलेबस को बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको होम साइंस के अंदर अप्रोच कैसे करना है, वो अच्छे स्कोर आप कैसे लेके आओ, ये सब बात हम यहाँ पे करेंगे। तो होम साइंस जो आपने लिया है, तो उस टेम्परामेंट से मत लेना कि हमने पहले पढ़ रखा है तो होम साइंस हो जाएगा। होम साइंस अगर लिया है तो सीरियसली आपको एज ए ऑप्शनल यहाँ पर ध्यान देना होगा, और हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को ध्यान देते हुए इस ऑप्शनल पेपर को तैयार करना होगा। सबसे पहले ओवरऑल हम बात करें अगर होम साइंस की, तो होम का मतलब होम होता है ना, घर होता है, और साइंस का मतलब तो विज्ञान होता है। तो होम और साइंस इन दोनों से मिलके बना है होम साइंस। तो घर का विज्ञान मीन्स होम साइंस। अब साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब क्या होता है, तो आप सिलेबस लिए हो तो आपको सिलेबस समझना पड़ेगा ना। तो साइंस का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ही सही तरीके से सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, दैट इज साइंस। यानी किसी भी चीज का हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके हम बहुत ही क्लियर तरीके से जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं, जो नॉर्मल साइंस की परिभाषा है। तो ये साइंस किस बात का है, ये साइंस होम का है, घर का साइंस है। तो घर के साइंस में कौन कौन आएंगे, घर के साइंस में फूड भी आएगा, फैमिली भी आएगी, ठीक है, हेल्थ भी आएगा, वेल्थ भी आएगा, समझ में आ रहा है, सेविंग्स आएंगे, इमरजेंसी आएगा उसको लेकर। तो ऐसी कई सारी चीजें आएंगी। जब फैमिली आएगा तो बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, एडल्ट भी आएगा। हेल्थ की इश्यू बच्चे को भी हो सकती है, बुजुर्ग को भी हो सकती है। आप घर को डेकोर भी करेंगे, घर को सजाएंगे भी, तो पर्दे कैसे होने चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए वॉल का, मैंने किस तरह के कपड़े आप किसको पहनाओगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स कि घर की जो बेसिक जरूरतें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम जो होगा वो न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि सबसे पहले तो खाना है, न्यूट्रिशन होगा। तो यहां पे आपसे न्यूट्रिशन, हेल्थ, किस फूड में कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन फंक्शंस यानी डेयरी सोर्स, प्रॉपर्टी, क्लिनिक का। अब यहां पे एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, डी, ई, अब क्या बोलूं, इतना बोलने की जरूरत नहीं, आप ओवरऑल समझ लीजिए कि ग्रुप ए में फूड एंड न्यूट्रिशन की बात होगी, यानी किस खाने में किस तरह का न्यूट्रिशन है, किस तरह से न्यूट्रिशन, कुछ अगर किसी चीज की कमी है तो हम क्या खिलाएंगे, ऐसे करके न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मिनरल्स, विटामिन, ये सब जो है इनके बारे में आपको यहां पर जानना है और बताना है, ठीक है, दोनों ही चीज है। आगे चलिए, अब देखो यहां पे क्या है, मेथड ऑफ कुकिंग, फूड ग्रुप्स, प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग। इट मींस व्हाट, कि किस तरह से आप खाना किस किस तरीके से बनाया जाता है। अब देखो यहां पे आप फ्राई करते हो, माइक्रोवेव में करते हो, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, न्यूट्रिएंट लॉसेस क्या होती है। यानी आप जब खाना बनाते हैं तो किस तरह का खाना बनाएंगे तो न्यूट्रिशन बहुत होगा। माइक्रोवेव में अगर खाना पका गर्म करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट है, उसके फायदे क्या है। हम खाने को फ्राई करते हैं, ड्राई बनाते हैं, मॉइस्ट रखते हैं, तो कुछ भी अगर ऐसा करते हैं उसके फायदे नुकसान ये सब होगा ना। इसके अलावा जीएम फूड है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट क्या होता है। जैसे मान लो आप घर में हो और आपके फैमिली मेंबर में बच्चे बुजुर्ग हैं, तो उनको बैलेंस डाइट अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई जिम जा रहा है, कोई नॉर्मल घर में रह रहा है, तो सबके अपने अपने बैलेंस डाइट है। तो वो किस तरह के बैलेंस डाइट होंगे, जीएम फूड का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट, इन सब में क्या मिलता है, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग, किस तरह का मील प्लानिंग होगा, फूड एक्सचेंज लिस्ट, फैक्टर्स
अफेक्टिंग मील प्लानिंग एंड फूड रिलेटेड बिहेवियर्स, किस तरह के फूड रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आगे प्रिवेंशन, अच्छा प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन टेक्निक का, सॉरी, हाँ, जैसे अब किसी चीज को प्रिजर्व करना है तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में कैसे क्या होता है, फसाई क्या है, कोडेक्स क्या है, फूड पैकेजिंग होती है, फूड की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दी जाती है वो क्या है, हाइजीन और सैनिटेशन कैसे मेंटेन रखा जा सकता है फूड प्रोसेसिंग के दौरान, इन सब की बात की जाएगी। फूड लॉ और क्वालिटी एश्योरेंस, यानी ये सब चीज़ें जो एगमार्क है, कोडेक्स है, फसाई है, ये जो आईएसओ पैमाना दिया जाता है, ये सब क्या है, समझ में आ रहा है। मान लिया आपने कहीं पे आप गए और आपने देखा किसी पैकेट में फसाई का, तो वो आखिर वो फसाई संस्था क्या है, किसी को आईएसओ रेटिंग मिली है तो वो क्या है, समझ में आ रहा है। तो आप उसको जब तक समझोगे नहीं तब तक उसको खरीद के कैसे घर लाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे यूनिट ये पूछी गई है। यूनिट 2 में जब आप आएंगे तो यूनिट 2 में देखो क्या लिखा है, क्लियर। अच्छा, एक और कमाल की बात है होम साइंस में कि सारा सब्जेक्ट इंटरलिंक है। आप अगर होम साइंस के मात्र 25% हिस्से को कवर कर लेते हो ना, तो वो बार बार रिपीट होगा अलग अलग फॉर्म में, बस 25 कोर टॉपिक को तोड़ दीजिए, कहानी खत्म। अब ये क्या है, न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ स्पैन, मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि न्यूट्रिशन बचपन में कैसा होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बढ़ सके, ठीक है, उसको लेकर गाइडलाइन, हेल्दी फूड चॉइस, ये सब। उसमें इन्फेंट एकदम नवजात शिशु है, बच्चा है, स्कूल वाला बच्चा है, इन्फेंट है। इसके बाद ओल्ड एज के लोग भी आपको मिलेंगे, देखो एडल्ट के लिए, तो एडल्ट के लिए अलग होगा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग होगा, इसी में किसी को HIV इन्फेक्शन है तो उसके लिए अलग होगा, एनीमिया का प्रॉब्लम है तो अलग होगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को किस तरह से खाना और न्यूट्रिशन दिया जाए, फिर एल्डरली एज के अंदर जो उनके कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग उनको खाना कैसे देंगे, खाना पचना बंद हो जाता है ना उस टाइम तक, तो फिर कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है आपको। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी प्रोग्राम, इसके अंदर क्या क्या होता है यहाँ पे, यानी हम लोग पूरा न्यूट्रिशन वाले सेक्शन के अंदर अभी घूम रहे हैं, देख रहे हो, सब न्यूट्रिशन एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो न्यूट्रिशन को लेकर जितने भी एस्पेक्ट है वो आपको देखने हैं। जब न्यूट्रिशन आपका हो जाएगा तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आएंगे। अब न्यूट्रिशन ऐसे ही थोड़ी ना दोगे, घर की सैलरी कितनी है, घर के अंदर कैसे पैसे आते हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये भी तो देखना होगा ना। फैमिली टाइप, फंक्शंस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करेंगे, रिसोर्स होता क्या है, उसको कैसे आप क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज कैसे करेंगे, फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं उस रिसोर्स को, मिनिमाइज कैसे करेंगे एडवर्स सिचुएशन में रिसोर्स को, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे। इसके बाद आगे आइए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ये नहीं, एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ पे हाँ, इसको देखिए, होम साइंस एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। देखिए यहाँ पे आप जब आओगे तो टाइप्स, यहाँ देखो, कॉन्सेप्ट एंड नेचर, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग इंडस्ट्रीज, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। यानी यहाँ पे टॉपिक ही जब आप देखोगे ना तो कम्युनिकेशन का टॉपिक आएगा। तो कम्युनिकेशन फैमिली के साथ भी होता है, फ्रेंड्स के साथ भी होता है, प्रोफेशनल्स भी होता है, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। तो उन कम्युनिकेशन को आप कैसे करोगे, ठीक है। कल्चर कम्युनिकेशंस देख रहे हैं ना, तो सारे मास मीडिया के अंदर एक अलग कम्युनिकेशन होता है, तो इसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्शन दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट, अब बच्चा अगर कोई छोटा है उस दौरान क्या क्या सावधानी रखनी होगी, उसका जो विकास और डेवलपमेंट, ग्रोथ और वृद्धि होती है, उसको आप कैसे न्यूट्राइज कर, माने उसको कैसे आप डिजाइन करोगे, बेसिकली डिजाइन किया जाता है बच्चों को। पेरेंटल डेवलपमेंट, बर्थ एंड नियोनेट, अब ये क्या है, तो इन सब चीज़ों को आप ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इन्फेंट चाइल्ड, मिडिल चाइल्डहुड, फिर जब बच्चा एडल्ट होने लगता है उस समय उसकी चीज़ें बदलती है, तो वो बदलाव एकदम समझना पड़ेगा ना कि बच्चा हमारा एडल्ट होता जा रहा है तो उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें समझने होंगे। केयर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वेल बीइंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ऐसे करके अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। याद रखिएगा इस सेक्शन के अंदर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया है,
जो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, छोड़ दिया गया तो। जैसे होम डेकोर को छोड़ा गया है, लेकिन सवाल आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें होम साइंस के अंदर है। अब सवाल है होम साइंस में आपको क्या ध्यान रखना है जिससे आपको अच्छा स्कोर मिले। स्कोर तो चाहिए ना, होम साइंस तो ऐसे ही लिया नहीं है आपने। तो होम साइंस के अंदर आपको ध्यान रखना है, पहले तो होम साइंस को आसान बनाना है। तो होम साइंस को पहले ओवरऑल 25% आप पढ़ जाओ, ठीक है। उसके अंदर आपके होम साइंस के अंदर फूड एंड न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा आता है, हेल्थ सबसे ज़्यादा आता है, और फैमिली, ठीक है। इन तीनों के अंदर कहानी घूमती है। फूड एंड न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, थोड़ा हेल्थ में अलग अलग बीमारियों में अलग अलग स्टेजेस में क्या होता है उसको देख लेना है। फैमिली में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार अलग अलग लोग हो सकते हैं, उनको कैसे हम केयर करें, कैसे न्यूट्रिशन दें, इन तीनों के इर्द गिर्द आपकी सारी पहले कहानी घूमती है। ये तीनों कर लोगे तो कम्युनिकेशन और क्या था वो, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब ये 25% के आसपास सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ना, अच्छे से कोर एरिया को कंप्लीट कर लोगे, तो आपके लिए फिर ये पेपर आसान होने लगेगा। लेकिन एज इट इज़ यहाँ पर, जैसे मैं सब जगह कहता हूँ, यहाँ पर भी एवरेज मार्किंग का खतरा होता है। इवन ये ऐसा पेपर है ना, होम साइंस ऐसा पेपर है जहां पे स्कोर ऐसे भागता है, किसी को यहां स्कोर मिल रहा है, किसी को यहां मिल रहा है, इतना अंतर होता है। और पेपर में क्या होगा, मान लो स्कोर इस तरह से दिया जा रहा है ना, तो और पेपर में कोई यहां होगा तो कोई यहां होगा। यहां पे तो अजीब ही कहानी है, अगर इसको आप देख लो ना, तो कोई अगर इस जगह पे है तो कोई यहां है, इतना गैप है, यानी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। कारण ये है कि ये जो है होम साइंस, ये एक ओपन ऑप्शनल पेपर है। ओपन ऑप्शनल पेपर का मतलब होता है, या ओपन क्वेश्चन वाला पेपर का मतलब होता है कि यहां पे आपको हमेशा फील होगा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल खुला पेपर है। और जो ओपन पेपर होता है वो बहुत रिस्की होता है, या तो वो हाई स्कोर देगा या वो लो स्कोर देगा, या तो हाई या स्कोर, बीच में कोई गुंजाइश नहीं है, बीच में टिकता ही नहीं इस पेपर में कोई। तो या तो आप बहुत अच्छा लिखोगे या बहुत खराब लिखोगे। अब बहुत अच्छा लिखने के लिए आपको लिखना आना चाहिए, तो आंसर राइटिंग इसके लिए बहुत मस्ट हो जाता है CDPO के होम साइंस पेपर के लिए। क्योंकि आंसर राइटिंग अगर यहां नहीं करेंगे तो इसके सारे सवाल ही ओपन होते हैं, हमें सारे, क्योंकि ये ऑप्शनल लेते समय स्टूडेंट के दिमाग में यही रहता है, अच्छा घर परिवार की बातें पूछी जाती है ना, बीमारी में क्या खाते हैं ये वो, तो हम तो बता ही देंगे। वहां बताना मुंह से या पेपर लिखना ग्रेजुएशन में अलग चीज है, और जब आप कंपटीशन में लिखते हैं तो अलग हो जाता है। तो यहां पे आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए, तब जाके आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इसकी क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 24 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 20 से दिया गया था, 24 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, नोट्स आपको मिलने लगेगा। तो जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं।